गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर दी थी। अब देखिए इसमें ना सबसे पहले हम फार्मूला डिराइव करेंगे कि अगर आपको एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दे रखा है, उनके बीच का अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। सही, देखिए मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है P और इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं किस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। अच्छा, इस डिस्टेंस को, ये पॉइंट P है और इसे क्या करिए Q आप ले लीजिए। क्लियर है? अब देखिए फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट तो वो ले लेंगे जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी और दूसरा पॉइंट वो ले लेंगे जहां पर गिवन लाइन किसको काटेगी, वाई एक्सिस को काटेगी। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको शो करने के लिए थोड़ी फिगर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये आपको y एक्सिस दिया है और ये आपको x एक्सिस दे रखा है और ये y एक्सिस, और ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका अगर हमें ये पॉइंट निकालना है, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये गिवन लाइन किसको काटती है, x एक्सिस को काटती है। तो यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा फॉर x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0। तो y को यहाँ 0 पुट कर दो तो ax प्लस सी किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ax इसके बराबर आ गया माइनस सी के, तो x किसके बराबर आ गया, माइनस सी बाई ए। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, ये लाइन और x एक्सिस का, वो होगा माइनस सी बाई ए कोमा 0। अच्छा, अब देखिए फॉर y एक्सिस हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, ये आएगा a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी वाई प्लस सी किसके बराबर आ गया, 0 के। तो बी वाई आ गया माइनस सी के, तो y आ गया माइनस सी बाई बी के। तो ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये गिवन लाइन किसको काटती है, y एक्सिस को काटती है, वो कि 0 कोमा माइनस सी बाई बी। क्लियर है? तो ये आपको पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि गिवन लाइन x एक्सिस को कहाँ काटती है और y एक्सिस को कहाँ काटती है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई, सही है, और हमें क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसका, इस लाइन का। क्लियर है? तो हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे पी क्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस पॉइंट को आप आर ले लीजिए और इसको एस ले लीजिए। हमें क्या करना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए आप। हम P को किससे ज्वाइन करेंगे बच्चों, R से, और P को ज्वाइन करेंगे S से। क्लियर है? हमें निकालना था बच्चों PQ है, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले PR और PS को ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। सही, वो क्या होता है, याद होगा फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था। क्या होता है बच्चों, इसे आप x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो और इसे x3 y3 ले लो। तो क्या होता है, हाफ ब्रैकेट के अंदर x1, सही, और इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, y2 माइनस y3, फिर आता है x2 और ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, फिर आता है x3 और ब्रैकेट के अंदर आता है y1 माइनस y2। का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सी एक्स अपॉन बी, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस सी वाई अपॉन ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देखिए
यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, सही। यहाँ एलसीएम नहीं लेना आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्म दे रखी है, तो कई बार बच्चों को उसका एलसीएम लेना नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। आप देखिए इसका बेस ए बी बनाइए, क्योंकि यहाँ पे बेस ए बी है ना, तो इसका बेस ए बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो उस केस में हम ऊपर भी क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसका बेस ए बी बनाने के लिए ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, और नीचे भी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो नीचे ए बी आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी वाई प्लस सी स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। अच्छा, इसके आगे मॉडुलस का साइन और होता है, इन केस अगर नेगेटिव का साइन आता है तो इसको क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बच्चों ये किसका एरिया है, यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस। अब देखिए बच्चों, क्लियर है? अच्छा, हमने एरिया तो निकाल दिया। अब इसके बाद बच्चों हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर एस की लेंथ निकाल लेते हैं, सही। आर एस की लेंथ कैसे निकलेगी, इसमें हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। इसके लिए हम इसे x1 y1 ले लेते हैं और इसे x2 y2। क्लियर है? तो क्या फार्मूला होता है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से सी स्क्वायर बाहर आकर अकेला क्या हो जाएगा, सी रह जाएगा, तो यहाँ आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर का बी बाहर आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, आर एस की लेंथ निकाल ली। अब मैं आपको बताऊंगा हमने ऐसा किया क्यों। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, वो होता किसके बराबर है, हाफ बेस, बेस क्या हो गया आर एस, और हाइट क्या हो गई पी क्यू। ये जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया किसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, हाफ ब्रैकेट के अंदर है ए सी एक्स प्लस बी सी वाई प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। हाफ आर एस कितना दे रखा है बच्चों, आर एस हमें दे रखा है सी और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, सही है, इनटू हाइट। यहाँ की बात समझ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस कौन है आर एस, और हाइट कौन है पी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हाफ से तो हाफ चला जाएगा, ए बी से ए बी चला जाएगा, सही, और यहाँ से आप सी कॉमन ले लीजिए, तो ये सी उड़ जाएगा, ये सी उड़ जाएगा, और ये सी उड़ जाएगा, और सी से सी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आ जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो ये आता है बच्चों। इसके आगे मॉडुलस का साइन क्यों लगाते हैं, इन केस अगर ये नेगेटिव आता है तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉडुलस का साइन आगे यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो बच्चों ये फार्मूला हो गया किसका, अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, सही है, तो पॉइंट और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका फार्मूला ये होता है, सही है। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, इसकी डेरिवेशन सीखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, इनके बीच का हमें क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, सही। इसके दो पार्ट दे रखे हैं, पहले पार्ट में पहली लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है आपको। इसमें मैंने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। हमें क्या करना है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का एरिया के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अच्छा आप एक बार ध्यान रखिएगा, आप हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच का ही डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, इनका जो डिस्टेंस होगा अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, दो लाइंस अगर पैरेलल है तभी उनके बीच का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उस केस में कोई सा भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, वो सारे के सारे क्या आते हैं, सेम आते हैं, क्लियर है। अच्छा दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो इस केस में यहाँ पे क्या होंगे, डिस्टेंस सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे। तो आपसे वो हमेशा क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही पूछते हैं, क्लियर है। अच्छा दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच का वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछते हैं 3D में 12th क्लास के अंदर, सही। तो आपको यहाँ दो लाइन दे रखी है तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तभी आप इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा दो लाइंस पैरेलल है या नहीं वो कैसे पता लगता है, देखिए अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब हमें कैसे पता लगेगा इनका स्लोप सेम है या नहीं है, सही, उसे हम निकाल लेते हैं, वो फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। या फिर उसका दूसरा तरीका है, आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y देख लीजिए दोनों लाइंस की, या तो ये सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब इसका डबल यहाँ आ गया 30, इसका डबल आ गया 60, सही, तब भी ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी बात समझ, दो लाइंस कब पैरेलल होती है, जब उनके कोफिशिएंट ऑफ x एंड y या तो सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, और कांस्टेंट वो अलग ही होनी चाहिए। कांस्टेंट हम क्या होनी चाहिए, हमेशा अलग ही होनी चाहिए। चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दूंगा। देखिए मान लीजिए आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो इसकी इक्वेशन ले लीजिए आप ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन ले लीजिए ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में उनके x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर सेम नहीं होंगे तो प्रोपोर्शनल होंगे। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, वो क्या होगा, वो होगा c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है बच्चों फार्मूला, सही। ये फार्मूला कैसे है वो मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा, बस अभी आप क्या करिए, फार्मूला पर फोकस करिए, क्लियर बच्चों। तो अब देखिए इस वाले पार्ट में ये ले लीजिए ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या फार्मूला होगा इसका बच्चों, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर।
तो कितना आएगा 65 बाई ये 17 आ जाएगा, करके देख लेना 65 बाई 17 यूनिट, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। अच्छा एक बार ध्यान रखना, एक पॉइंट और लाइन के बीच में जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, क्लियर है? वो डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस भी क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। पॉइंट और लाइन के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो भी हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सही? अच्छा अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है। सेकंड पार्ट में आपको पहली जो लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन है L टाइम्स x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है L टाइम्स x प्लस वाई माइनस r इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पहले से सॉल्व कर लेता हूँ। ये आएगा Lx प्लस Ly प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ये Lx प्लस Ly माइनस r इज इक्वल टू 0। सही बच्चों? अब निकालिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा? C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये माइनस को में लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सही? और ये आएगा अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ l का स्क्वायर। तो l स्क्वायर का रूट जब आप निकालोगे तो l आएगा, तो l तो बाहर आ जाएगा, तो आएगा l रूट 2 यूनिट। क्लियर है? तो ये बच्चों आपको खुद कर लेना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, भूल गया। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर मान लीजिए इसका आपको स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? सही, हम इसको इससे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये कौन सा है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, जिसमें आपको y इंटरसेप्ट तो c दे रखा है और स्लोप दे रखा है m। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को इससे कंपेयर करते हैं। इससे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो by किसके बराबर आएगा? ये तो चला जाएगा माइनस ax माइनस c। तो y किसके बराबर आएगा? b से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इधर, या इस b को इधर ले जाइए नीचे। तो अब देखिए इसको इससे कंपेयर करिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? माइनस a बाई बी, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? m। तो इसका मतलब स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस a बाई बी, वेयर a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन ये है, तो उसका स्लोप ये होगा माइनस a बाई बी। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। देखिए आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल है, सही, एंड पासिंग थ्रू -2, 3।
और कहाँ से पास होती है, -2,3 से पास होती है। देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसके पैरेलल है, और ये लाइन कहाँ से पास होती है बच्चों, -2,3 से। सही। अच्छा, इस लाइन को मैंने ले लिया ए बी और इसको ले लिया सी बी। अब हमें निकालिए इक्वेशन ऑफ ए बी। तो देखिए सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, सही, पॉइंट P of x1 y1 विथ स्लोप m इज क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यही होती है ना इक्वेशन बच्चों लाइन की। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये x1 y1 तो दे रखा है, x1 दे रखा है -2, y1 दे रखा है 3। अब स्लोप रहेगा। अब स्लोप कहाँ से निकालोगे बच्चों, स्लोप निकालने के लिए हमें ये दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, गिवन है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सी डी के। स्लोप ऑफ ए बी हमने m मान रखा है। स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कितना आ जाएगा 3/4। तो m की जगह क्या रख देंगे हम, 3/4। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। क्लियर है। अब इसको इधर ले आइए, -3x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। सही बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में उनका स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है। इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए हमें ये रिक्वायर्ड लाइन दे रखी है, रिक्वायर्ड लाइन। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सही। और इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, 3। x इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या होता है, लाइन जो है वो कहाँ से पास होती है, 3,0 से पास होती है। क्लियर बच्चों। तो आप यहाँ इस लाइन को तो ए बी मान लीजिए और इसे ले लीजिए सी डी। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, मान लीजिए आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट P of x1, y1 विथ स्लोप m इज। क्लियर। क्या होगा बताइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना दे रखा है, 0। m हमें क्या करना है, अभी मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। और x माइनस x1 कितना दे रखा है, 3। सही। अब ये m रह गया, बस m हम कहाँ से लाएं, उसके लिए हमें दे ही रखे हैं पहले
ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, देयरफॉर स्लोप ऑफ बी ए इंटू स्लोप ऑफ सी डी किसके बराबर होगा, -1 के। अब देखिए बी ए का स्लोप क्या है, m, इसी की इक्वेशन निकाली ना मतलब। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी या बी एक ही बात है, सही। इसका स्लोप हमने m मान लिया। सी डी का स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो m किसके बराबर आ गया बच्चों, ये इधर चला जाएगा -7 के, तो यहाँ पे हम की जगह क्या रख देंगे, -7 रख देंगे, सही। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा y = -7x + 21, y + 7x = 21। ये जो है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, और अगर मान लीजिए दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उस केस में उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, -1 के बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने देखा है, हमें यहाँ पर दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका भी बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो फार्मूला मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी है, उनमें से एक का स्लोप तो m1 है और एक का स्लोप m2 है, और इनके बीच का एक ही एंगल, वैसे तो दो एंगल होते हैं, एक ये होगा और एक ये होगा, सही। अब आपको वही चार होंगे, एक ये एक ये एक ये एक ये, उसमें देखिए ये दोनों सेम होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों सेम होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम दो लाइंस के बीच में दो ही एंगल कंसीडर करते हैं हमेशा, सही। और कभी भी अगर आपको कोई एक एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल ही निकालते हैं। भाई ये एंगल अगर एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, अगर मान लीजिए 90 से बड़ा है तो उस केस में 90 से छोटा होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अब इस केस में अगर मान लीजिए ये 90 से छोटा है तो ये ऑब्वियसली बात है 90 से बड़ा होगा, क्लियर है। तो अब अगर मान लीजिए आपको दो लाइंस है कि उसमें से एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है मॉडुलस ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, सही। अच्छा, इससे जो आप निकालोगे एक्यूट एंगल निकालोगे जो कि 90 से छोटा होगा। अगर आपको एक एंगल निकालने को बोलते हैं तो हमेशा आप एक्यूट एंगल ही निकालेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसमें मैंने कहा है फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है फाइंड आउट करना है, सही। तो आप पहले नोट कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो tan थीटा है, तो देयरफॉर tan थीटा किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, वेयर m1 तो इसका स्लोप है, क्या होता है बच्चों स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और m2 इसका स्लोप है, वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। m1 कितना दे रखा है, -√3/1, और m2 दे रखा है -1/√3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और √3 में एलसीएम क्या आएगा, √3,
ये आ गया -1 + 3 और ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। अब ये बच्चों देखिए मेन ऑब्लिक ये है, तो इस 2 को हम 2/1 लिखेंगे और इसको पलट कर ऊपर लेके जाएंगे। तो ये 1/√3 है। मॉडुलस का जो साइन होता है वो माइनस के साइन को क्या करता है, हटा देता है। सही। तो अब देखिए यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1/√3 के। तो दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। तो देयरफॉर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, π/6 के। सही। तो ये आपको जो है फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा, अगर वो दोनों एंगल्स पूछते हैं तो दूसरा आप एंगल कैसे निकालोगे, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। एक एंगल 30 का है तो दूसरा कितने का होगा, 150 का होगा। सही। यहाँ पे बच्चों एंगल्स बोला है, तो एंगल्स बोला है तो इसका मतलब हमें दोनों एंगल्स जो है यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है। क्यों, ये 30 आया है तो ये वाला कैसे निकालोगे, 180 से माइनस करके तो निकालोगे। तो एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 150। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स h,3 and 4,1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle. Find the value of h. तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 and 4,1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle. Then find the value of h. देखिए इसमें मैंने कहा एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बन रही है। दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर h की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए AB जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, CD। किसके परपेंडिकुलर है, CD के। यहाँ लिखेंगे सिंस AB जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD किसके बराबर होगा, -1 के। स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ CD क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, पहले माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का। क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस हो गया, ये आगे -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। ये से चल जाएगा तो ये आगे 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h। क्लियर है। तो इसे इधर ले आइए, 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो 9h आ गया 22। तो h की वैल्यू हो गई 22/9। तो ये हमने h फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूव दैट लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 and parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is, देखिए इसमें उन्होंने क्या है, आपको एक लाइन दे रखी है, वो इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है, इसकी इक्वेशन ये होगी, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, हमें प्रूव करना है इसकी इक्वेशन जो होगी रिक्वायर्ड लाइन की वो ये होगी। सही, तो यहाँ हम इसे ले लेते हैं ए, इसे बी, ऊपर वाली लाइन तो ए बी हो गई, नीचे वाली सी डी हो गई। तो यहाँ देखिए सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सी डी के, क्लियर है। स्लोप ऑफ ए बी को आप एम मान लीजिए, स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। सही, अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सही, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा x1 y1 की जगह तो x1 y1 ही रखेंगे, यहाँ पे m की जगह क्या रख देंगे, माइनस ए बाई बी। सही, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ रहा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। इसे इधर लीजिए, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही बच्चों में प्रूव करना था।